राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट क्लास 12th माने 12वीं कक्षा का प्रथम अध्याय या प्रथम इकाई कहले संबंध एवं फलन का स्टडी करेंगे। तो टॉपिक अगर एनसीईआरटी को देखते हैं, संबंध एवं फलन, ये टॉपिक है, ये प्रथम इकाई में है। संबंध एवं फलन टॉपिक में स्टूडेंट क्लास 11th में हमें सेट थ्योरी पढ़ना था, समुच्चय पढ़ना था, और ये क्लास 12th है। तो 11th में जो सेट्स हम लोग स्टडी किए, समुच्चय का जो स्टडी किए हैं, इस समुच्चय में 11th क्लास में भी संबंध टॉपिक पढ़ना था और क्लास 12th में भी संबंध टॉपिक पढ़ना है। संबंध का मीन्स है रिलेशन से। ये रिलेशन क्लास 11th में भी स्टडी करना है और यह रिलेशन टॉपिक क्लास 12th में भी स्टडी करना है। ऐसा कह लेंगे कि हाफ सिलेबस 11th में है और जबकि आधा सिलेबस आपका क्लास 12th में है। इसका अर्थ है कि इस दोनों के बीच में हमारे पास में रिलेशन है। इस संबंध टॉपिक के पहले एक टॉपिक था कार्तीय गुणज, माने कार्टेशियन प्रोडक्ट कह लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इस टॉपिक का रिलेशन संबंध से है। कहने का अर्थ है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा, तभी आप संबंध बना सकते हैं या संबंध के कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब क्लास 11वीं की संबंध टॉपिक जब आप समझेंगे, तभी आप क्लास 12th के टॉपिक संबंध को समझ सकते हैं। तो यह टॉपिक संबंध टॉपिक जो है वो हमारे पास क्लास 11th से सेट से शुरू होता है और 12th में आता है। और इस संबंध के बाद का जो टॉपिक है वो फलन है, फंक्शन। और ऐसा है स्टूडेंट कि फलन क्लास 11th में भी स्टडी करना था और ये फलन क्लास 12th में भी स्टडी करना है। इसका अर्थ है कि यहां से इसका भी रिलेशन चाहिए। हम इस इकाई को दो अलग हिस्सों में बांटकर स्टडी करेंगे। पहले संबंध का स्टडी करेंगे और फिर बाद में हम फलन का स्टडी करेंगे। और इसके बीच में जहां फलन को शुरू करेंगे, वहां संबंध और फलन के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। कहने का अर्थ है कि अगर आप सेट थ्योरी देखते हैं, ये आपका संबंध है, संबंध का समुच्चय है, तो इसके अंदर ही आपके पास में फलन का समुच्चय है। कहने का अर्थ है कि फलन को समझने के लिए संबंध को समझना अनिवार्य है।
अब देखिए टॉपिक कहां से शुरू हुआ था स्टूडेंट, क्लास 11 से, और ये क्लास 12th में हम लोग आ गए। तो हम पहले उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत संबंध के कॉन्सेप्ट को आत्मसात करने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का चाहिए। अब ये हम शॉर्ट में, क्योंकि क्लास 11th के लेक्चर्स में आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को पूरा देख पाएंगे, अभी हम क्लास 12th के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट की जितनी जरूरत है उन कॉन्सेप्ट का सिर्फ स्टडी करेंगे और थोड़ा समझेंगे। ऐसे आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जरूरत है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एक एक एग्जाम्पल से हम लोग इसका स्टडी करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, टू सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं स्टूडेंट, उसका डिफिनेशन A क्रॉस B से लिखते हैं, और इसका एलिमेंट के रूप में ऑर्डर पेयर होते हैं। माने वो सभी ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है तथा सेकेंड एलिमेंट आपका सेट B से बिलोंग करता है, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिकल डिफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्योंकि टॉपिक हमें रिलेशन पढ़ना है, इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखें। ये जो हमने लिखा इसको ऑर्डर पेयर कहेंगे। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट A से बिलोंग करेगा, और इसका सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड सेट B से बिलोंग करेगा। यहां लिखे हुए हैं A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इसका अर्थ है कि पहला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेगा और इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेट B से बिलोंग करेगा। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं। A इक्वल्स टू, सपोज करते हैं कि 2 3 है, और B इक्वल टू हमारे पास 3 4 है। A क्रॉस B निकालना है, तो 2 3 क्रॉस हो गया 3 4, माने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं हम लोग। सेट A क्रॉस B है, पहले A का एलिमेंट लिखेंगे, फिर B सेट का एलिमेंट लिखेंगे। अब इससे ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऐसा ऑर्डर पेयर का निर्माण करना है जिसका पहला एलिमेंट वो सेट A से बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट सेट B से बिलोंग करे। तो अगर सेट A का हम 2 एलिमेंट लेते हैं तो सेट B का एलिमेंट हमें 3 लेना पड़ेगा, तो 2 3। फिर उसी प्रकार से अगर इसका एलिमेंट 2 लेते हैं तो B का एलिमेंट 2 4 हो जाएगा, फिर 3 और 3 और 3 और 4। इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, और यही डिफिनेशन हमने लिखा था कि इसके सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर में रहेंगे, ऑर्डर पेयर में रहेंगे। अब साथ में ये भी हमने लिखा था कि इसका पहला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेगा, जबकि दूसरा एलिमेंट सेट B से। जैसे 2 जो है वो A से बिलोंग करेगा, 3 जो है वो B से बिलोंग करेगा। उसी प्रकार से यहां 2 फिर सेट A से बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट सेट A से, और सेकेंड एलिमेंट जो है सेट B से बिलोंग करेगा। इस प्रकार से आप सभी को देख सकते हैं, ये 3 जो है
वो सेट ए से बिलोंग करेगा और ये 3 जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ये फर्स्ट वाला जो 3 देख रहे हैं वो सेट ए का एलिमेंट है और ये 4 जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। इस प्रकार से सारे ऑर्डर पेयर आप बना सकते हैं। आप ऑर्डर पेयर को हिंदी में क्रमित युग्म कहेंगे, यह भी ध्यान रखेंगे। क्रमित युग्म। तो आप ध्यान रखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर होता है, क्रमित युग्म होता है। तो क्रमित युग्मों से बना हुआ समुच्चय जिसका पहला अवयव पहले सेट मतलब सेट ए से और जिसका दूसरा अवयव दूसरे सेट से मीन्स यहां बी से बिलोंग करता हो उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि ए और बी में कोई अगर फाई हो जाए, मतलब इम्पटी सेट हो जाए, अरिक्त समुच्चय हो जाए, ए या बी दोनों में से कोई एक या दोनों अगर इम्पटी सेट हो जाए, माने ए आपके पास इम्पटी हो सकता है पहला केस, और बी आपके पास में नॉन इम्पटी है और रिक्त है और रिक्त समुच्चय है। बी जो है स्टूडेंट और रिक्त समुच्चय है। या फिर दूसरा केस ए जो है अरिक्त समुच्चय है और बी जो है वो इम्पटी है। या तीसरा केस ए भी इम्पटी है और बी भी इम्पटी है। तो इस तीनों सिचुएशन में जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो फाई होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर बनेंगे नहीं, यहां सेट ए के पास एलिमेंट नहीं है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो एलिमेंट नहीं है, इसका अर्थ है कि ए क्रॉस बी का फर्स्ट सेट में एलिमेंट नहीं है, इसलिए ऑर्डर पेयर का ही निर्माण नहीं होगा, क्रमित युग्म का ही निर्माण नहीं होगा। और जब क्रमित युग्म का निर्माण नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी भी फाई होगा, इम्पटी सेट होंगे, रिक्त समुच्चय होंगे। ये फाई का मतलब है स्टूडेंट रिक्त समुच्चय से, रिक्त समुच्चय। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जरूरत पड़ेगा संबंध के परिभाषा में। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं, ये इम्पटी सेट है, और अरिक्त समुच्चय को हम लोग नॉन इम्पटी सेट कहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर ये आप नोट में रखेंगे इस बात को कि दोनों सेट में कोई एक सेट अगर रिक्त समुच्चय हो जाए या फिर दोनों सेट आपका रिक्त समुच्चय हो जाए, ऐसी स्थिति में ए क्रॉस बी माने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज ऑल्सो इम्पटी सेट, मतलब ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय होगा। और संबंध की परिभाषा में इस नोट की जरूरत पड़ेगी। हम इसके डिफिनेशन में लिखेंगे संबंध बताने वक्त कि ये ए और बी और रिक्त समुच्चय होना चाहिए, मतलब नॉन इम्पटी होना चाहिए। नॉन इम्पटी का मतलब है कि सेट ए में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करे और सेट बी में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। और जब दोनों सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, तभी हम ए क्रॉस बी का एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म बनाएंगे और तब कहेंगे कि ए क्रॉस बी में भी आपका एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो नोट में ये बातें याद रखनी है। एक और नोट आपको याद रखना होगा स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से
कि अगर सेट ए में p एलिमेंट है और सेट बी में q एलिमेंट है तो a क्रॉस b में एलिमेंट की संख्या p इंटू क्यू होगा। अब इसको इस प्रकार से लिखते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए का कार्डिनल नंबर अगर p है, सेट b का अगर कार्डिनल नंबर q है, तो a क्रॉस b का भी कार्डिनल नंबर p इंटू क्यू हो जाएगा। इस बात को भी याद रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अभी हम जितनी चर्चाएं हुई है उसमें हम मुख्य बातें कहे कि हमारा प्रथम इकाई एनसीईआरटी के हिसाब से संबंध एवं फलन है, संबंध एवं फलन है। इसमें इसको दो हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हम लोग संबंध का स्टडी करने जा रहे हैं। संबंध को इंग्लिश में हम लोग रिलेशन कहेंगे। अब यह रिलेशन चैप्टर कहां से आया यह ध्यान रखेंगे। तो क्लास 11th में हमें सेट थ्योरी पढ़ना था। सेट थ्योरी में हमें संबंध है, संबंध चैप्टर क्लास 11th में भी पढ़ना था और फंक्शन चैप्टर भी आपका क्लास 11th में पढ़ना था। मतलब ऐसा कह लें कि सिलेबस का कुछ अंश जो है 11th में है और इस सिलेबस का कुछ अंश आपके पास क्लास 12th में है। हम पूरी संबंध को बताएंगे। अगर आप क्लास 11th में संबंध नहीं भी स्टडी किए होंगे तब यहां आपको पूरा का पूरा एक होल सिलेबस आपको संबंध से मिलेगा कि क्लास 12th में 12वीं कक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और संबंध के पहले सेट थ्योरी में एक चैप्टर पढ़ना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कार्तीय गुणन कह सकते हैं, कार्तीय गुणन कह सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमें पढ़ना था। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में का डिफिनेशन है कि इसके सभी सदस्य जो होंगे, इसके सभी एलिमेंट जो होंगे वो क्रमित युग में होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे। और ऑर्डर पेयर का में जब भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। युग्म है, जोड़ा होगा तो पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से अर्थात बी से बिलोंग करेगा। और इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको स्पष्ट किए हैं। दो बात यहां दो नोट्स में हमने बताया कि ए और बी में दोनों में से कोई एक सेट अगर रिक्त सेट हो जाए या दोनों सेट आपका रिक्त सेट हो जाए, वैसे स्थिति में ए क्रॉस बी आपका जो है रिक्त सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। और एक बात हमने कहा कि अगर सेट ए में एलिमेंट की संख्या माने सदस्यों की संख्या p है और सेट बी में अगर सदस्यों की संख्या q है तो ऐसी स्थिति में a क्रॉस b में सदस्यों की संख्या p इंटू क्यू हो जाएगा। एक टर्म की और जरूरत पड़ेगा आपको, उपसमुच्चय। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये सिलेबस के हिसाब से हमें क्लास 11th में पढ़ना था। इस बात की जरूरत हमें इसके डिफिनेशन में पड़ेगा स्टूडेंट। एक टॉपिक और समझते हैं कि उपसमुच्चय क्या है, और जब उपसमुच्चय को समझ लेंगे तब हम लोग अपने संबंध के परिभाषा पर चलेंगे। अब समझते हैं कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय आप इसे सबसेट कहेंगे, सबसेट। अब दो एग्जाम्पल लिखते हैं। ए सपोज कीजिए 1 2 3 है, एक समुच्चय है, और बी भी एक समुच्चय है 1 2 3 4 5। तो देखते हैं स्टूडेंट, ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ए में आपका 1 है और 1 आपका ए में भी बी में भी है। ए में आपका 2 एलिमेंट है और ये 2 एलिमेंट बी में भी है, और ए में आपका 3 है और 3 एलिमेंट आपका बी में भी है। इसका अर्थ है कि ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में मौजूद है।
और सेट ए का प्रत्येक अवयव अगर सेट बी में मौजूद है, तब ऐसी स्थिति में सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहते हैं। आप यहां सेट और उपसमुच्चय में आप जब पढ़ेंगे तो एक होता है प्रॉपर सबसेट, तो यहां आप इसे कह सकते हैं कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल 1 और 2, ए इक्वल टू 1 2 3 दें और बी इक्वल टू भी आप 1 2 3 देंगे। तो इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। इसका अर्थ है कि ए भी जो है वो बी का सबसेट है और साथ में बी जो है वो भी ए का भी सबसेट है। और ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा। दो सिचुएशन हम आपके साथ में निकाल कर लाए हैं। तो इसका परिभाषा अगर सबसेट का देखेंगे, उपसमुच्चय का देखते हैं, आप 11th में पढ़े होंगे, हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं कि अगर सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी का भी सदस्य हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। यही परिभाषा है। इस परिभाषा के हिसाब से हम एग्जाम्पल आपको बताएं कि सेट ए का एलिमेंट अगर सेट बी का भी एलिमेंट है, यहां देख रहे हैं कि सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 है और ये 1 2 3 सेट बी में भी है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है या फिर प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे आप। यहां भी देख रहे हैं कि सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 है और सेट बी का भी एलिमेंट 1 2 3 है, तो ऐसी स्थिति में भी कहेंगे कि सेट ए सेट बी का आपका सबसेट है। और यहां ये भी कहेंगे कि सेट बी भी जो है, चूंकि बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में है, इसलिए सेट बी भी जो है सेट ए का सबसेट है। एक बात और यहां याद ध्यान में रखना होगा कि किसी भी सेट का संख्या अगर n है तो उपसमुच्चय की संख्या जो है 2 का पावर n होता है। यदि समुच्चय ए का अवयवों की संख्या n है तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर n होगा, 2 का पावर n होगा। माने नंबर ऑफ सबसेट्स आपसे पूछा जाएगा तो आप देखेंगे कि ए में कितना एलिमेंट है। जैसे हम आपसे पूछते कि ए इक्वल टू अगर 1 2 3 है तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, तो आप इसकी गिनती करते एलिमेंट का, कितना संख्या इसका है, मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या है। तो 1 2 3 तीन एलिमेंट है, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 तीन एलिमेंट इसके पास में, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो गया। और जब इसका कार्डिनल नंबर 3 है तो हम आपसे पूछे कि इसका नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, तो 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये उपसमुच्चय का कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना होगा। मतलब कि संबंध टॉपिक पढ़ने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का और उपसमुच्चय का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि क्लास 11th में पढ़ना था। अब देखिए, इस दोनों टॉपिक जो हम आपको स्टडी करवाए, दोनों टॉपिक को हम जो समझाने का कोशिश किए, आप समझ गए होंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। क्योंकि इसके क्लास लेने के बाद इसमें 10 से 12 लेक्चर्स होते हैं और ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। और नहीं तो फिर इसको फिर से ध्यान से समझे और समझकर
आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आपका संबंध का डिफिनेशन, संबंध की परिभाषा को आप समझ पाएंगे। अब संबंध क्या है, तो सबसे पहला लाइन लिखते हैं कि माना कि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, दो अरिक्त समुच्चय है। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम बताए थे स्टूडेंट कि दोनों अरिक्त समुच्चय होंगे तभी ए क्रॉस बी में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए क्रॉस बी में भी अरिक्त समुच्चय होगा। तो ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब इसमें एलिमेंट है। कह सकते हैं इसका अर्थ है कि ए नॉट इक्वल टू 5 और बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। ए भी अरिक्त है, बी भी अरिक्त है, 5 नहीं है। 5 का मतलब रिक्त होता है, 5 का मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं होना सेट में। तो दोनों सेट 5 नहीं है, माने रिक्त नहीं है, मतलब उसमें एलिमेंट है, या उसको कहेंगे अरिक्त समुच्चय है, या आप उसे नॉन इम्पटी सेट कह लें। अरिक्त समुच्चय को आप नॉन इम्पटी सेट कहें। दो अरिक्त समुच्चय है तो एक संबंध आर जो होता है वो कार्तिकीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट आ गया, डिफिनेशन है एक संबंध और कार्तिकीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है या उप समुच्चय है। यही मेन बातें हैं, इसी लाइन को आपको समझना है। अब देखिए संबंध के डिफिनेशन में ए क्रॉस बी आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, और ये क्या आ गया, उप समुच्चय भी आ गया, उप समुच्चय भी आ गया। तो कहने का अर्थ है कि इस दोनों का कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको संबंध को समझने में है। अब हम लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया। अब ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, इसका अर्थ है कि ए का जो अवयव होगा वो बी से विशेष प्रकार का संबंध रखेगा, तभी उसे हम संबंध कहेंगे। ए क्रॉस बी, यहां भी क्रॉस प्रोडक्ट जो हम निकालते थे तो आप ऑर्डर पेयर बनाते थे। पहला एलिमेंट पहले सेट मतलब ए से बिलोंग करता था, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट अर्थात बी से बिलोंग करता था, और यहां संबंध टॉपिक है। इसका अर्थ है कि सेट ए का जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है तो ए का जो एलिमेंट होगा वो बी के किसी एलिमेंट के साथ में खास संबंध रखेगा, तब उसे हम संबंध कहेंगे, तब हम उसे रिलेशन कहेंगे। अब इस रिलेशन जो आप पढ़ते हैं इसको देखेंगे तो लिखा हुआ टॉपिक मिलेगा, रिलेशन फ्रॉम नॉन इम्पटी सेट ए टू नॉन इम्पटी सेट बी। पूरा का पूरा अगर इसका हेडिंग देखते हैं तो लिखा हुआ रहता है रिलेशन आर फ्रॉम नॉन इम्पटी सेट ए टू नॉन इम्पटी सेट बी। इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। इज द सबसेट ऑफ, आप इसी में लगा लेंगे, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी
relation R from non-empty set A to non-empty set B is the subset of A cross B। मतलब R एक संबंध है, कैसा संबंध है? नॉन इम्पटी सेट ए से नॉन इम्पटी सेट बी का संबंध है, और ऐसा संबंध है कि ए क्रॉस बी का वो सबसेट होगा। कहने का अर्थ है कि संबंध तभी होंगे स्टूडेंट जब वह ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आ गया, और यहां आप जो है सबसेट को समझ रहे हैं। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसी डाटा को देखने के बाद कह सकते हैं कि यह रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि आपसे को यह समझना होगा कि जो गिवन हमारे पास डाटा है, या आप कहें कि सेट में जो ऑर्डर पेयर में जो सेट लिखा हुआ है, क्या हुआ ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ सेट रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट और देखते हैं। और फाइनली स्टूडेंट हमारे पास कह सकते हैं कि रिलेशन तब होगा जब R जो है A क्रॉस B का सबसेट होगा। अब ये शॉर्ट में हम डिफिनेशन लिख दिए। अब इस डिफिनेशन से देखते हैं एक एग्जांपल से। यदि A इक्वल्स टू 1 2 3 है और B इक्वल टू 3 4 है, यदि A इतना और B इतना है, तो क्या R 1 3 3 4 2 5 संबंध है? ये आपके पास क्वेश्चन है। क्या ये संबंध है? अब डायरेक्ट भी देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। देखते हैं पूरा डिटेल। देखिए ए हमारे पास में 1 2 3 है और बी स्टूडेंट हमारे पास में 3 और 4 है। तो ए क्रॉस बी हमारा हो गया 1 2 3, क्रॉस करेंगे 3 4, रिजल्ट आ गया। ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ बनाएंगे 3 4। ये हमारे पास में ए क्रॉस बी फाइंड हो गया। आर क्या गिवन है स्टूडेंट? आर हमारे पास क्या है? 1 3 है, 3 4 है और 2 5 है। अब देखते हैं 2 1 3 और 1 3। 1 3 तो एलिमेंट ऑर्डर पेयर आपका मिल गया। मतलब यहां 1 3 जो आर का है वो ए क्रॉस बी का सदस्य है। 3 4 और 3 4, यहां 3 4 भी जो है वो ए क्रॉस बी का सदस्य है। 2 5, अब इसमें 2 5 नहीं है, मतलब ये आपका जो है ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर नहीं है। अब जब 2 5 ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर नहीं है तो उपसमुच्चय तो नहीं होगा, क्योंकि उपसमुच्चय का डिफिनीशन कहता है कि सेट ए का प्रत्येक सदस्य, सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी का सदस्य हो तब ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे यहां उपसमुच्चय का मतलब है कि सेट आर का सभी ऑर्डर पेयर, सेट आर का सभी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर हो या ए क्रॉस बी में मौजूद हो, तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। और जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तब कहेंगे कि आर एक संबंध है। तो यहां 2 और 5 ए क्रॉस बी में नहीं है, तो हम कहेंगे कि आर इज नॉट
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, मतलब आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। और जब उपसमुच्चय नहीं है तो सीधे कहेंगे कि आर संबंध नहीं है, आर एक संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि क्या संबंध है या संबंध नहीं है। माने आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है या नहीं है। माने ए का एलिमेंट का संबंध सेट बी में सब है या नहीं है। आप जिस अर्थों में जैसे आप समझना चाहते हैं उस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगले लेक्चर्स में स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि इस रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निरूपण करते हैं, या उसके एलिमेंट का कैसे निरूपण करते हैं, और साथ में इसके टाइप क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। इसके पढ़ने के बाद हम यहां जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का स्टडी कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि इसके बाद हमें ये एक ही सेट होगा, ए और बी अलग अलग नहीं, एक ही सेट, माने रिलेशन ऑन सेट का भी स्टडी करेंगे और उसके टाइप्स का फिर स्टडी करेंगे, तब हमारा सिलेबस होगा। तो आज का जो लेक्चर्स है यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।